हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई करने का मेन मकसद क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्प मिलता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं किया गया होता तो आज इतने सारे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उनके डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल स्टडी को करने में इतना हेल्प नहीं मिलता। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का जो अटेम्प्ट था वो एरिस्टोटल ने लिया था, और उन्होंने सिंपली कैरेक्टर्स के ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई दो पार्ट में कर दिया था, एक प्लांट में और एक एनिमल में। प्लांट में उन्होंने कैटेगराइज करके हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में कर दिया था, जबकि एनिमल को उन्होंने सिंपल कैरेक्टर, ब्लड, आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी एब्सेंट होने के फीचर पे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट इज एनिमा और ई एनिमा। जो भी एनिमल के पास आरबीसी है वो सारे एनिमा के अंदर आते हैं। इसके बाद सबसे स्टार्टिंग में अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने लिया, लेकिन सबसे उसके बाद कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और उन्होंने सिंपली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, द वन इज प्लांटी और अनदर वन इज एनिमिलिया। अब इनको क्लासिफाई करके दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के कुछ क्राइटेरिया थे जिसकी बेसिस पे उन्होंने ऐसा किया। सबसे पहले सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने किया, दूसरा लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये चार मेन ऐसे फीचर्स थे जिसके बेसिस पे कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने के बाद इसमें बहुत सारी ऐसी ड्रॉबैक्स रह गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इस वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। उनके कौन कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं हुआ, इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस नहीं बताया कि कौन से एनिमल्स है, कौन से ऐसे प्लांट्स है जो यूनिसेलुलर है और कौन से मल्टी सेलुलर है। दूसरा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये नहीं बता पाए थे कि कौन से स्पीसीज यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक नेचर का है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है एंड कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो इन सब फीचर्स का क्लियरली ना बता पाना टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो कैरोलस लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। इसके बाद कुछ दिनों बाद स्टडीज करने के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल साइंटिस्ट ने दिया था, और उन्होंने प्रोटेस्टा को एक थर्ड किंगडम में डिवाइड कर दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस ने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था, इन्होंने उस प्लांट में से एक और नया किंगडम क्रिएट करके प्रोटेस्टा कर दिया, तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। और इस प्रोटेस्टा के अंदर इन्होंने सारे यूनिसेलुलर, मोस्टली जो एक्वेटिक यूकैरियोटिक्स थे, जैसे प्रोटोजोआ है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, स्लाइम मोल्ड्स है, इन सबको हैकल ने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के प्रोटेस्टा के किंगडम के अंडर डाल दिया। ओके, अब इसके बाद फिर कुछ दिनों तक स्टडीज चलती रही, फिर नया किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन।
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था, और इन्होंने इसमें एक जो फोर्थ किंगडम ऐड किया था उसका नाम इन्होंने मोनेरा दे दिया। और इस किंगडम में इन्होंने सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, उनको इन्होंने इस किंगडम में ऐड कर दिया। इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, यू बैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया है, ये सारे इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है दैट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। और इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था दैट इज मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने फाइव पार्ट में डिवाइड किया। फाइव पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए कुछ ऐसे इन्होंने क्राइटेरिया बनाया जिसके बेसिस पे उन्होंने पर्टिकुलर स्पीसीज को उसके पर्टिकुलर किंगडम में डाल दिया। वो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज थे? सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अंदर ये उन्होंने देखा कि कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन्होंने एक किंगडम में डाला, जो यूकैरियोटिक थे उनको इन्होंने एक किंगडम पर्टिकुलर किंगडम में प्लेस किया। दूसरा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। बॉडी डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि क्या बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट है। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो क्या वो प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, शूट, एपेक्स सिस्टम ये प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो उनको उन्होंने एल्गी में डाल दिया। और अगर प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से उनमें जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे इन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट किया। थर्ड, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मूड क्या है, क्या वो ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। फोर्थ, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एंड द फिफ्थ वन इज फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑलराइट, ये एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसमें बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैरेक्टर्स भी जो मैंने आपको अभी बताया किन किन बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था, वो भी इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नीट में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगई में किस टाइप का होता है, या वो लोग आपको एक एग्जांपल दे देंगे फंगस का कोई भी, फिर पूछेंगे कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। फिर प्रोटेस्टा के अंदर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बारे में पूछते हैं कि इनका सेल वॉल किस टाइप से बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। फिर मोनेरा में भी सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, फिर लिपिड चेन के आर्कियोबैक्टीरिया में, इस टाइप से क्वेश्चंस नीट में फ्रेम्ड होते हैं। इसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कार्ल वोजिस ने दिया था, और इन्होंने जो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डाला था, इन्होंने उस मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया को और आर्कियोबैक्टीरिया को। इनकी स्टडीज में इन्होंने ये बताया कि यू बैक्टीरिया का सेल वॉल और आर्कियोबैक्टीरिया का सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो यू बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर जो उनका सेल वॉल होता है वो लिपिड चेन से बना होता है। और इस लिपिड चेन से बने होने की वजह से ही इनका जो टेंडेंसी है, ये जो हॉट, ह्यूमिड, सल्फर कंडीशन में, सॉल्टी कंडीशन में जो ये सरवाइव कर जाते हैं, नियर अबाउट 100 to 110 डिग्री तक ये सरवाइव कर जाते हैं, ये इस वजह से क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है वो लिपिड फैट का चेन से बना होता है।
और इन्होंने इस बेसिस पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और रेस्ट वही किंगडम थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया था, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, अब इन्होंने इसमें ये बताया कि जो ये आर्कियोबैक्टीरिया है इनके अंदर जो सीक्वेंस बेस्ड होते हैं, इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए जीन्स जो होते हैं वो 16S टाइप का होता है, और ये जितने बैक्टीरिया हैं उनके राइबोसोमल आरएनए जीन्स सेम क्लस्टर से ओरिजिनेट होते हैं, और इसी वजह से इन क्लस्टर्स को डोमेन्स ऑफ लाइफ कहा गया है। ओके, इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं। अभी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम। इन सारे किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है दैट वाज ऑफ आर.एच. व्हिटेकर गिवन इन 1969। अब क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुए, क्या वो आर्टिफिशियल सिस्टम है या नेचुरल सिस्टम। 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन का होता है, एक आर्टिफिशियल सिस्टम होता है और एक नेचुरल सिस्टम होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन जितने भी होते हैं इनके अंदर सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज को देखते हैं। थियोफेरेस्टस जो बॉटनी के फादर माने जाते हैं, इन्होंने क्लासीफाई कर दिया प्लांट्स को 3 पार्ट में, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। आर्टिफिशियल के अंदर कोई भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड नहीं किया जाता है। इनके अंदर जो है क्लासिफिकेशन में ये यूनियंस लेते हैं, लेंथ लेते हैं, कैरेक्टर्स लेते हैं कि प्लांट का हाइट कैसा है, उसमें उनके पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है। इन सब के बेसिस पे ये जो क्लासिफिकेशन होता है आर्टिफिशियल मीन जिसके अंदर कोई भी इवोल्यूशनरी मैचेस नहीं कराए गए कि इनके एंसेस्टर्स कौन है। तो इन सब बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। और सबसे पहले स्पीसीज प्लांटेरियम 1753 में कैरोलिस लीनियस ने अपनी बुक पब्लिश करी थी और इसके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सारे नेचुरल मेथड बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। इसके अंदर हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर प्लांट किस जीनस किस स्पीसीज से है, किस फैमिली में बिलोंग करेगा, उसके पेटल्स का अरेंजमेंट क्या है, सेपल्स का अरेंजमेंट क्या है। तो इन सब के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है जिनमें हम लोग एवोल्यूशनरी बेस क्लासीफाई करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स के बारे में देखते हैं कि इनके और स्पीसीज जो प्लांट के थे वो किस फैमिली किस स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। और इसी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट नेचुरल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो स्पर्मेटोफाइटा का था जो कि बेंथामेन हुकर ने दिया था। और इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था जिसके 3 वॉल्यूम थे और जिसको इन्होंने जेनेरा प्लांटेरियम के नाम से पब्लिश किया था। इसके बाद आता है एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन ऐसा सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है जिसमें एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के अलावा जीन्स के स्टडीज को भी इन्वॉल्व करके क्लासिफाई किया जाता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेते हैं, जबकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशन के अलावा जेनेटिक रिलेशन को भी ऐड किया जाता है। ओके, जॉन हक्सन एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को अपनी एक फेमस बुक फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पब्लिश किया और उनके कुछ फीचर्स थे जो कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि ट्री और
श्रब्स जितने भी थे उन्होंने बताया कि ये मोर कॉमन देन हर्ब्स है, मतलब जो ट्रीज हैं और श्रब्स हैं वो हर्ब्स से ज़्यादा प्रिमिटिव माने जाते हैं। इसी तरीके से जो डाइकॉट्स है उन डाइकॉट्स को ये मोनोकॉट से ज़्यादा प्रिमिटिव माने जाते हैं, और ये पॉइंट जो है ये वाइडली रिसेंट डेज में, एडवांस डेज में एक्सेप्टेड है साइंटिफिक वर्ल्ड में। इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन आता है कि बेंथम और हुकर, जो कि उन्होंने फर्स्ट बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया था और बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया था, सीड बेयरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, तो बेंथम एंड हुकर ने स्पर्मेटोफाइटा का दिया था। इस इंट्रोडक्शन पार्ट से मेनली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से मेनली साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, किसने दिया है। बेंथम एंड हुकर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनके बुक का नाम क्या है और इन्होंने कौन कौन से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप एमसीक्यू चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट से सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चंस वो नीट में आए हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।